Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. कल हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो था कैपिटल बस्टिंग का जो हमारा टॉपिक चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बस्टिंग इज ए टेक्निक फॉर मेकिंग डिसीजंस इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। सो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो फंड्स को इन्वेस्ट करते हो तो कौन सी एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है, ये कैपिटल बस्टिंग टेक्निक से आपको पता लगता है। इसमें हमने कल इसकी नेचर, सिग्निफिकेंस और इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कि कैपिटल बस्टिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, कि इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में आप पैसा लगा रहे हो किस किस तरह के हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका टाइप है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का वो आपका है रिप्लेसमेंट पब्लिक मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। तो जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को रिप्लेस कर रहे हो या मॉडर्नाइज कर रहे हो तो वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही बन गया है, क्योंकि आप अब उसको या तो मॉडर्नाइज कर रहे हो या रिप्लेस कर रहे हो। तो इसमें आपकी कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स आ जाएंगी। वहाँ से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आपको प्रोजेक्ट लेना है। तो जब भी आप एक प्लांट को रिप्लेस करके, क्योंकि या तो इसकी इकोनॉमिक लाइफ पूरी हो गई है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है या मार्केट के अंदर ये चेंज हो गया है, इसका जो नया प्रोजेक्ट आ गया है, नया प्लांट आ गया है, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन। और जब भी आप इसको चेंज कर रहे हो इस प्लांट को, क्योंकि मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मार्केट के अंदर नई टेक्निक आ गई है, इस कारण से आप चेंज कर रहे हो तो इसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो अगर उसकी लाइफ पूरी हो गई है तब आप इसको रिप्लेस कर रहे हो तो हो गया रिप्लेसमेंट। और अगर इसकी टेक्नोलॉजी के कारण आप इसको चेंज कर रहे हो और अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो इस तरह से ये दोनों जो डिसीजन आप लेते हो तो ये भी एक टाइप का प्रोजेक्ट का टाइप है। तो इसमें हम दो तरह से करते हैं कि या तो आपकी कॉस्ट आप कम करना चाहते हो या एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हो। दो ही तरीके से आप नया प्रोजेक्ट लेके आते हो, नया प्रोजेक्ट को रिप्लेस कर रहे हो, क्योंकि या तो उसकी कॉस्ट कम करना चाहते हो आप या फिर उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हो। मॉडर्नाइजेशन लेके आओगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, कि पहले वो मान लो 10,000 यूनिट बनाता था एक साल में, अब 12,000 बनाएगा, तो ये इससे आपको फायदा होगा। और अगर आप कॉस्ट को कम करना चाहते हो, कि पहले एक यूनिट बनाते थे जब 10 रुपये लगते थे, अब 8 रुपये लगेंगे, तो ये भी आपका एक मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट है। इसके लिए आपको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरा जो आपका प्रोजेक्ट है वो ग्रोथ या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हो सकता है। तो जब आप अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ज़्यादा कमाना चाहते हो ताकि आपकी डिमांड पूरी हो जाए, तो उसके लिए आप ग्रोथ या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लगाते हो। तो फाइनेंशियल मैनेजर को जो है वो देखना पड़ता है कि नया जो आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, उसकी मार्जिनल कॉस्ट या उसके मार्जिनल बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, ये आपको देखना होता है। तो जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट लगा रहे हो, नया प्लांट लगा रहे हो, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है, इसके लिए आपको एक नया प्लांट लगाना पड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन प्रोजेक्ट या ग्रोथ प्रोजेक्ट। तीसरी तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, जब भी आप कोई नई मार्केट के अंदर या नए प्रोडक्ट के अंदर घुस रहे हो, नया प्रोडक्ट या नई मार्केट जो कि बिल्कुल आपके पुराने प्रोडक्ट से मिलती नहीं है। जैसे पहले आप सीमेंट बना रहे थे और अब आप बाइक बनाने की सोच रहे हो, ये जो बाइक बनाने का डिसीजन है, ये जो बाइक का जो नया प्रोजेक्ट लिया है आपने, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट। सो व्हेन ए फर्म is entering into a new product line or into a new market which is purely unrelated to the existing product or market, that is known as diversification. जब आप ऑलरेडी एक नई मार्केट या नए प्रोडक्ट में घुस रहे हो जिसका आपके पुराने प्रोडक्ट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट या न्यू फर्म, इसको फर्म लिखेंगे। तो एक नई फर्म जो है वो नई एसेट्स खरीदना चाहती है अपने बिजनेस के लिए, तो उसको सारी की सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को देखना होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए। तो ये
सबसे पहले भी आ सकता है। नई फर्म के लिए जो है वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, नई फर्म के लिए या नए प्रोजेक्ट के लिए आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना होता है। फिर मैंडेटरी प्रोजेक्ट, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि आप अपने बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं ले रहे, बल्कि ये लीगल रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर प्रेशर डाला है। जैसे कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपको कोई मशीन को चेंज करना पड़ेगा, या मशीन के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे कि आपको काफ़ी खर्चा होगा, जिससे कि पोल्यूशन कम हो जाए। और अगर आप शहर के अंदर पहले अपना बिजनेस चला रहे थे, अब उसको आउटसाइड द सिटी लेके जाना पड़ेगा, जैसे दिल्ली से बाहर कर दिए सारे के सारे आपने फर्म अपनी, अब उसके लिए भी आपको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेना होगा कि इस तरह से हम कैसे पोल्यूशन कम करें, कौन सी नई मशीन लगाएं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं मैंडेटरी प्रोजेक्ट। तो ये कुछ तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जो आप अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं फर्म के अंदर। पुरानी मशीन को रिप्लेस करने के लिए, या फिर उसमें नई टेक्निक लगाने के लिए मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, नई प्रोडक्ट को लगाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, नए बिजनेस के लिए न्यू प्रोजेक्ट, और कुछ गवर्नमेंट की लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैंडेटरी प्रोजेक्ट्स। अब बात आती है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कितने तरह के हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि फर्म जो है उसको काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेने होते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, डिसीजन लेने होते हैं कि कौन सी एसेट में इन्वेस्ट करें। तो जो आपने प्रपोजल लगाए हैं, या तो आप उन सारों को ले लो या उसमें से किसी एक को ले लो, ये डिपेंड करता है कि प्रपोजल किस तरह का है। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में जो है वो किस किस तरह के डिसीजन आप ले सकते हो। सबसे पहला है एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। इसमें आप क्या करते हो, ये फंडामेंटल डिसीजन है कैपिटल बस्टिंग का। अगर एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है तो फर्म उसको उसमें इन्वेस्ट करती है, प्रोजेक्ट अगर रिजेक्ट होता है तो फर्म उसमें इन्वेस्ट नहीं करती है। तो इन जनरल क्या होता है, इन जनरल हम अगर बात करें तो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो आपको एक रिटर्न, अच्छी रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, जो आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, आपकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज़्यादा अगर आपको वो रिटर्न दे रहा है, प्रोजेक्ट की जो रिटर्न है वो अगर ज़्यादा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो आप सबको एक्सेप्ट कर लोगे। मान लो आपको 10% रिटर्न चाहिए, प्रोजेक्ट आपको दे रहा है 8% रिटर्न, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट आपको दे रहा है 12% रिटर्न, आपको प्रोजेक्ट से रिटर्न आ रही है 12%, आपको चाहिए कितनी, 8%, तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको चाहिए थी 8%, प्रोजेक्ट दे रहा है 10%, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। आपको 10% रिटर्न चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, प्रोजेक्ट से रिटर्न आ रही है 8%, ये हो जाएगा रिजेक्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर प्रोजेक्ट आपको दे रहा है 12% रिटर्न, आपको चाहिए 8%, तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट। तो इस तरह से ये क्राइटेरियन हम लगाते हैं, या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा चलता है। इंडिपेंडेंट प्रपोजल कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करते और आप उनको साइमल्टेनियसली भी ले सकते हो। कैसे, जैसे देखो आपके पास, आपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन लगाया है कि आपको रिटर्न चाहिए 10%, प्रोजेक्ट से 10% रिटर्न आनी चाहिए, तो जो जो प्रोजेक्ट 10% रिटर्न आपको दे देंगे आप उन सबको एक्सेप्ट कर लोगे, और जो नहीं दे पाएंगे उन सबको आप रिजेक्ट कर लोगे। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इनका एक दूसरे के साथ कोई मुकाबला नहीं है, इनका मुकाबला है सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, कि आपको कितनी रिटर्न चाहिए। तो ऑल द इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी पूरे करते हैं उनको आप एक्सेप्ट करते हो, और जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते उनको आप रिजेक्ट करते हो। दैट इज द सिंपल क्राइटेरिया। दूसरी तरह का जो डिसीजन है वो होता है म्यूचुअली कम्पिटिटिव डिसीजन। इसमें क्या होता है कि हम वो प्रपोजल लेते हैं जो एक दूसरे के साथ compete करते हैं इन सच ए वे कि एक की एक्सेप्टेंस दूसरे की रिजेक्शन बनेगी। म्यूचुअली कम्पिटिटिव, स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये म्यूचुअली कम्पिटिटिव है। दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी, ये दोनों आपस में compete कर रहे हैं, ए अगर ज़्यादा दे रहा है तो बी रिजेक्ट हो जाएगा, बी ज़्यादा दे रहा है तो ए रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो आप, कि आप ए और बी प्रोजेक्ट ले रहे हो, अगर ए को सिलेक्ट करते हो तो बी रिजेक्ट हो जाएगा, बी को अगर लेते हो तो ए रिजेक्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली कम्पिटिटिव डिसीजन। तो ये दो प्रोजेक्ट आपस में compete करते हैं, जो ज़्यादा रिटर्न देगा उसको आप सिलेक्ट करोगे।
थर्ड वन, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन। जब फर्म के पास अनलिमिटेड फंड होते हैं तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करते हो जिनकी रेट ऑफ रिटर्न आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज़्यादा है, जो हमने पहले किया था एक्सेप्ट और रिजेक्ट में। अगर आपके पास अनलिमिटेड फंड है, फंड की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है आपके पास, तो आप क्या करते हो, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जिनकी रिटर्न आपकी रिटर्न से ज़्यादा है, आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ है 8%, तो 8% से ऊपर जो भी प्रोजेक्ट आपको दे रहा है आप उन सबको क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। दैट इज द केस ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, फर्म के पास जो फंड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो फर्म को क्या होता है, एक प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि इनमें से किन किन प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाएंगे। तो फर्म क्या करती है, अपने फंड्स को उन प्रोजेक्ट्स में लगाती है, इस तरीके से लगाती है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जो है वो सबसे ज़्यादा हो। तो अब कैसे प्रायोरिटी डिसाइड होगी प्रोजेक्ट की, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने लेने हैं, ये डिसाइड होती है आपकी रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो जो प्रोजेक्ट आपको मैक्सिमम रिटर्न देंगे उनको आप सिलेक्ट करोगे, और जो प्रोजेक्ट आपको मैक्सिमम रिटर्न नहीं देंगे उनको आप रिजेक्ट करोगे। प्रायोरिटी कैसे सेट करते हो, प्रायोरिटी ऑर्डर। आप क्या करते हो, फंड्स आपके पास लिमिटेड है, प्रोजेक्ट्स आपके पास काफ़ी हैं, तो आप प्रोजेक्ट्स को क्या कर देते हो, ऑर्डर में सेट करते हो। जो प्रोजेक्ट आपको मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है उसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करते हो, उसके बाद सेकंड नंबर वाले को, थर्ड नंबर वाले को, फोर्थ नंबर वाले को, जहां तक आपके पैसे पूरे नहीं हो रहे। तो इस तरह से आप एक ऑर्डर सेट करते हो, मैक्सिमम रिटर्न वाले को सबसे पहले, और जिसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम रिटर्न आ रही है उसको आप रिजेक्ट कर देते हो, और जहां तक आपके पैसे पूरे हो रहे हैं वहां तक आप फंड्स इन्वेस्ट करते चले जाते हो। तो ये तीन तरह के आपके कैपिटल बस्टिंग के अंदर डिसीजन होते हैं। पहला है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जिनकी रिटर्न ज़्यादा है आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। आपको कितनी रिटर्न चाहिए, उससे अगर ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करते हो, अदरवाइज रिजेक्ट करते हो। म्यूचुअली कम्पिटिटिव, जब ए और बी दोनों आपस में कम्पीट करते हैं, ए का सिलेक्शन बी का रिजेक्शन, बी का सिलेक्शन तो ए का रिजेक्शन। प्रायोरिटी ऑर्डर, जब फंड्स आपके पास लिमिटेड होते हैं तो आप क्या करते हो, जो सबसे ऊपर आपको रिटर्न दे रहा है उसको सिलेक्ट करते हो, जो कम दे रहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से उसको आप रिजेक्ट करते चले जाते हो। कैपिटल बस्टिंग जो डिसीजन आप लेते हो इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह आप डिसाइड करोगे कि एसेट के अंदर पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कैपिटल बस्टिंग आपको पता ही है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में आप ये डिसाइड करते हो कि हमने लॉन्ग टर्म कौन सी एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये जो एसेट्स हैं इनका कैसे आप सिलेक्शन करते हो, कैसे आपको पता लगता है कि ये एसेट आपको रखनी है कि नहीं रखनी, इसमें पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, इसका प्रोसीजर क्या है। सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है इस तरह के डिसीजन को लेने का। तो प्रोसीजर के अंदर आप अलग अलग स्टेप्स लेते हो, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा लगाना है तो अलग अलग स्टेप्स के ऊपर आप अलग अलग डिसीजन लेते हो। सबसे पहला जो है वो डिसीजन क्या है, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप जो आपका है वो है एस्टिमेटिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द प्रपोजल। सबसे पहले आप कॉस्ट निकालते हो और बेनिफिट क्या होने वाले हैं। कॉस्ट जो है वो आपको प्रेजेंट में लगेगी, मान लो 10 करोड़ की आपने मशीन ली है तो कॉस्ट कितनी होगी, 10 करोड़ रुपए। इसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो, क्योंकि कैश बाहर जा रहा है, 10 करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं ना बिजनेस से, तो इसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो। बेनिफिट जो है वो आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, फ्यूचर में आपको जो प्रॉफिट कमा के देगा, मान लो वो 5 साल तक चलेगा, तो पहले 30 लाख मिल रहे हैं, फिर 40 लाख, फिर 50 लाख, फिर 40 लाख फिर मिल रहे हैं, फिर 30 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं इनको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो। तो सबसे पहला एस्टिमेट लगाना होता है कि प्रेजेंट में कितने पैसे जा रहे हैं और फ्यूचर में कितने पैसे आएंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ले रहे हो, जब भी किसी एसेट के अंदर पैसा लगाने की सोच रहे हो। तो कॉस्ट की बात जब करते हैं तो कॉस्ट में एसेट की कॉस्ट हो गई, इसकी इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर हो गई। जब बेनिफिट की बात करते हैं तो बेनिफिट जो आपके होंगे वो किस तरह से होंगे, आपको क्या रिटर्न मिलेगी, आपकी सेल इंक्रीज होगी, आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है उसको हम एस्टिमेट करते हैं या तो अकाउंटिंग प्रॉफिट अप्रोच से या कैश फ्लो अप्रोच से। तो दो तरह की अप्रोच हम आगे देखेंगे जब आप कैपिटल बस्टिंग के टेक्निक्स डिस्कस करेंगे।
तो मेन पॉइंट यही है कि सबसे पहले आपको कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखना होता है कि बेनिफिट कितने होने वाले हैं और कॉस्ट कितनी लगने वाली है। दूसरा स्टेप इसके अंदर होता है कि आपको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या चाहिए, कि आप कितने पैसे, आपको रिटर्न कितनी कम से कम आनी चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो जैसे मान लो आपने एक मशीन के अंदर 10 करोड़ रुपीज लगाए। अब ये 10 करोड़ रुपीज आपने लगाए हैं, तो इसको मान लो आपने डेट लिया है या प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं या लोन लिया है, तो इसके ऊपर आपको ये जो 10 करोड़ रुपए आपने मार्केट से उठाए हैं, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। तो ये इंटरेस्ट मान लो इन तीनों का एवरेज इंटरेस्ट 8% आ रहा है, तो ये 8% तो एटलीस्ट आपको रिटर्न चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपने मार्केट से 8% के ऊपर पैसा उठाया है, इसको एसेट में लगा दिया प्रपोजल के अंदर। इस एसेट से अब आपको कितनी रिटर्न चाहिए कम से कम, ताकि आपकी मार्केट के अंदर वैल्यू है जो बनी रहे, ना आपको नुकसान हो ना फायदा हो। तो 8% इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सेकंड स्टेप होता है जब आपको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालनी होती है, ताकि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें कि इसको लेना है या नहीं लेना है। तो आपने जो रिटर्न निकाली है उससे आपकी आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी, तो उससे फिर आप अपने कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर कर सकते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए। वो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर के अंदर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमने पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो इस दूसरे डिसीजन में हम क्या डिसाइड करते हैं कि आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी, कि वो रिटर्न आपकी आनी ही चाहिए। उसको आप कंपेयर करते हो प्रोजेक्ट की क्या रिटर्न आ रही है, प्रोजेक्ट कितना कमा के दे रहा है और आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। आपकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो किस पे डिपेंड करती है कि आपने कहां कहां से मनी ली हुई है। उन सबको निकाल करके मान लो आपने निकाल दिया 10%। अब आपको 10% तो कम से कम रिटर्न आनी चाहिए। अब इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अगर प्रोजेक्ट मान लो आपको 12% रिटर्न दे रहा है, आपको रिटर्न चाहिए कम से कम 10%, तो फिर ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर प्रोजेक्ट आपको दे रहा है 8% रिटर्न, आपको चाहिए थी 10% कम से कम, तो ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना। ये भी एक इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग रिसोर्सेज की सबकी कॉस्ट निकालनी होती है। तो तीसरा जो आपका मेन काम है वो है सूटेबल कैपिटल बजटिंग टेक्निक को लगाना। ये आप कौन सी टेक्निक को लगाओगे, अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे आपका ARR मेथड हो गया, IRR मेथड हो गया, NPV हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, पेबैक मेथड हो गया। ये पांचों मेथड हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आपने सबसे पहले कॉस्ट और बेनिफिट निकाल लिए, कितनी कॉस्ट आएगी और कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। इन सबको आपने मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंगली आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल ली। फिर उसके बाद आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक को लगाते हुए डिसाइड करते हो कि सबसे बेस्ट कौन सा प्रोजेक्ट आपका रहेगा। तो ये आपका प्रोसीजर होता है। अब बात आती है कि जो आपने लास्ट के जो इन पॉइंटों में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर में सबसे पहले आप क्या करते हो, कॉस्ट और बेनिफिट को एस्टिमेट करते हो। अब यही है कि कॉस्ट को और बेनिफिट को एस्टिमेट कैसे करें। जब भी आप कोई एसेट में या प्रपोजल में पैसे लगा रहे हो, तो इसकी कॉस्ट को और बेनिफिट को कैसे मेजर करोगे आप। तो देखिए कैपिटल बजटिंग के अंदर कॉस्ट और बेनिफिट को अगर आपको मेजर करना है तो वो मेजर होता है कैश फ्लो से। कैश फ्लो अप्रोच को ध्यान में रखते हैं हम, अकाउंटिंग फ्लो को नहीं देखते हैं। कैश फ्लो अप्रोच का क्या मतलब है, कितनी मनी आपको, कितना कैश आपका रिसीव हुआ और कितना कैश आपका गॉन, कैश रिसीव्ड और कैश गिवन, कितना कैश आपने दिया है और कितना कैश आपका गया है, आया है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा कैपिटल बजटिंग के अंदर कैश फ्लो को ध्यान में रखते हैं, ना कि अकाउंटिंग फ्लो को। अकाउंटिंग प्रॉफिट को नहीं देखते, हम कैश को देखते हैं, क्योंकि कैश फ्लो अप्रोच ज्यादा अच्छी अप्रोच है
अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को मेजर करना है। तो फाइनेंस मैनेजर जो है उसको रेलेवेंट कैश फ्लो को देखना चाहिए। कैश फ्लो के अंदर आप जब बात करते हो तो तीन मेन चीजें आती हैं, तीन बेसिक कंपोनेंट आते हैं जब भी आप कैश फ्लो की बात करते हो। एक प्रोजेक्ट से आपका कितना कैश फ्लो आ रहा है, कितना कैश गया, उसमें तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है इनिशियल कैश आउटफ्लो, कि स्टार्टिंग में कितना कैश गया, या इसको बोल देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मान लो आपने एक मशीन ली है, ये मशीन 10 करोड़ रुपए की है, तो ये जो 10 करोड़ रुपया गया जो है, ये इसको बोलते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब कैश बिजनेस से बाहर गया, इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर उसके बाद कैश जब बाहर गया, मशीन आपको कुछ कमा के भी देगी, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। अब इनफ्लो हो रहा है मतलब कैश आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट एनुअल नेट कैश इनफ्लो। एनुअली जो आपको कैश इनफ्लो हो रहा है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कैश कितना गया, दूसरा हम देखते हैं कैश कितना आया, तीसरा हम देखते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। बिल्कुल एंड के अंदर जब आपकी एसेट, आपकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी, एसेट को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उससे भी आपको कैश आएगा, तो वो उसको बोलते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो ये तीन चीजें आप डिस्कस करते हो जब भी एक प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो। एक प्रोजेक्ट के अंदर जब भी आप कॉस्ट या बेनिफिट निकालना चाहते हो कि कॉस्ट कितनी लगी और बेनिफिट कितने हुए आपको किसी भी प्रोजेक्ट से, उसको आप कैश फ्लो अप्रोच से डिस्कस करते हो। अब इस कैश फ्लो की जब बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट के अंदर कितना पैसा गया और कितना पैसा आया, इसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं बेटा। पहला होता है कि कैश आउटफ्लो कितना हुआ स्टार्टिंग के अंदर, मशीन लगाई 10 करोड़ रुपए गए। दूसरा होता है कैश इनफ्लो कितना आ रहा है, उस प्रोजेक्ट को लगाने से हर साल आपको नेट कितना इनफ्लो आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तीसरा स्टार्ट एंड के अंदर जब आप मशीन को बेचते हो, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है उससे आपको कितना इनफ्लो हो रहा है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर दो तो इनफ्लो होते हैं, ये वाला और ये वाला। दो तो पैसे ये वाला, एक तो आपको बिजनेस से जो प्रोजेक्ट लगाया है उससे कैश इनफ्लो होता है, और लास्ट के अंदर आपको जो मशीनरी बेची है उससे आपको पैसा मिलता है, और आउटफ्लो होता है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले आउटफ्लो होता है स्टार्टिंग के अंदर, ये जो बिजनेस में पैसा आपने मशीनरी में लगाया है। फिर उसके बाद इनफ्लो होता है जो आपको हर साल मिलता है। फिर लास्ट में एक इनफ्लो किससे होता है, मशीनरी को सेल करने से। अब इन तीनों की कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये कैसे आता है। एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो, स्टार्टिंग के अंदर जो आपका कैश आउटफ्लो हुआ है उसका एस्टिमेशन कैसे होगा। स्टार्टिंग में कैश आउटफ्लो हुआ है बेटा, आउटफ्लो का मतलब आपने पैसा दिया है बिजनेस से बाहर, आपने एसेट खरीदी, पैसा बिजनेस से बाहर गया, इसका एस्टिमेशन कैसे लग सकता है। सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हो कि कॉस्ट कितनी आई है नई एसेट की। सबसे पहला पॉइंट होता है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, ये आपकी यहाँ आ जाएगी। मान लो ये आ गई आपकी 1 लाख रुपए। इसमें क्या ऐड करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है कि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होते हैं, तो इसको प्लस कर देंगे। मान लो 5,000 रुपए लग गए इसको इंस्टॉल करने में। फिर इसके अंदर अगर कोई और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इसी एसेट से रिलेटेड अगर आपने कोई और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, मान लो 3,000 रुपए, वो ऐड कर दो। फिर इसके बाद अगर आपको कोई और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई है इस मशीन के कारण, इस मशीन के कारण अगर आपको कोई और वर्किंग कैपिटल चाहिए, एक्स्ट्रा कैश चाहिए आपको, एक्स्ट्रा आपको इन्वेंट्री लेनी पड़ी है, तो ये सारी चीजें अगर कुछ हुआ है तो उसको इंक्रीज कर देंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे। वो मान लो हो गई 2,000। तो सबसे पहले लाख रुपए आपकी कॉस्ट हो गई, 5,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, 3,000 रुपए आपके कोई और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया इसी एसेट से रिलेटेड, 2,000 रुपए आपका वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया है। तो ये आपके 1,10,000 रुपए आपका क्या हो गया, इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब ये जो तीनों चीजें हैं ये इसी एसेट से रिलेटेड है,
तो इस एसेट से रिलेटेड जितने भी चार्जेस आपके लग रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप, उन सबको ऐड कर देंगे, उससे आपका क्या आ जाएगा, इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो आप याद रखेंगे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस, एनी अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू दिस न्यू एसेट, और इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दे ऑल शुड बी एडेड इन द एसेट कैश आउटफ्लो। इससे आपके पास टोटल आउटफ्लो आ जाएगा। दूसरी अगर बात करें कि इनफ्लो की कैलकुलेशन कैसे होगी, एस्टिमेशन ऑफ एनुअल नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, कि ये जो आपने एसेट लगाई थी इससे आपको हर साल कुछ रिटर्न आएगी, कुछ प्रॉफिट मिलेगा इससे, तो वो जो इनफ्लो है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी उसको हम इसमें देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या चीज आएगी, कैश फ्लो या कह दो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से पहले आपको जो अर्निंग हो रही है उसकी कैलकुलेशन यहाँ होगी कि आपको कितना कैश फ्लो इनफ्लो हो रहा है या कितनी अर्निंग हो रही है डेप्रिसिएशन से पहले। इस मशीन से, जो आपने मशीन लगाई है, इस मशीन से आपको कितना कैश इनफ्लो आ रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ताकि हमें पता लग जाए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये जो कैश इनफ्लो है ये स्टार्टिंग का कैश इनफ्लो है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन है। सबसे पहले क्या लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन। मान लो आपको अर्निंग हुई है 1 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया मशीन के ऊपर 10,000 रुपए, तो ये क्या बच गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बाद टैक्स ही लगेगा। ये 90,000 रुपए क्या आ गई, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे, टैक्स लेस कर देंगे। मान लो टैक्स आपका है 20,000 रुपए, ये टैक्स क्या हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स में से माइनस हो जाएगा, ये क्या रह गया, 70,000 रुपए। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, ये जो आपने डेप्रिसिएशन घटाई थी उसको वापस ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन विल बी एडेड बैक 10,000 रुपए, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है ना बेटा वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। ठीक है, हमने टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया था, बस डेप्रिसिएशन से कोई भी कैश बाहर नहीं जाता। यही तो कैश फ्लो हम जो कर रहे हैं ना, वो कैश के अकॉर्डिंगली डील कर रहे हैं। हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी शुरू में, ताकि हमारा टैक्स के पर्पज से हम इसको कैलकुलेट कर सके। अगर हम इसको माइनस नहीं करते तो हमें लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता। अब हमने माइनस कर दिया 10,000 रुपये, अब 90,000 के ऊपर हमें 20,000 टैक्स दे दिया, तो ये हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ गई, 70,000 रुपये। अब दिक्कत क्या हुई, ये जो 10,000 रुपये है ना, ये 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन वाले, डेप्रिसिएशन को आपने 10,000 रुपये खर्चा मान लिया, बट बिजनेस से बाहर तो नहीं गया ना डेप्रिसिएशन, वो तो बिजनेस के अंदर ही आपने प्रॉफिट कम करके, टैक्स कम लगाने के चक्कर में आपने डेप्रिसिएशन लगा लिया। बट कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो डेप्रिसिएशन से कभी भी कैश बाहर नहीं जाता। डेप्रिसिएशन तो अंदर ही अंदर आपने प्रॉफिट को कम करने का चक्कर में डेप्रिसिएशन लगा दिया, ताकि आगे आपको एसेट लेने में दिक्कत ना हो। बट इस डेप्रिसिएशन के लगाने से 10,000 रुपये कैश गया तो नहीं ना, तो इसको वापस ऐड कर देंगे यहाँ। तो आपका प्रॉफिट अब कितना माना जाएगा, रियल प्रॉफिट 80,000 रुपये, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो ये 80,000 रुपये हमारी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होगा जब भी हम इस एसेट का कैश इनफ्लो निकालेंगे। दोबारा देख लो, सबसे पहले आपने क्या किया, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन निकाल ली कि ये जो आपने मशीन, एक एसेट की बात कर रहे हैं सिर्फ, जो एसेट आप लगा रहे हो बिजनेस के अंदर, जो प्रपोजल आप लगा रहे हो उससे कितना इनफ्लो आया उसकी कैलकुलेशन करनी है हमने। तो इस कैश एसेट को लगाने से आपको मान लो 1 लाख रुपए का इनफ्लो हुआ। ये जो हमने एसेट लगाई है इससे हमें पहले साल 1 लाख रुपए मिला। तो अब इस 1 लाख के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगा के टैक्स भी निकालना है, पहले टैक्स निकाल लो। तो टैक्स लगाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन घटानी पड़ेगी, वो हो गई 10,000 रुपये। तो ये आ गई आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स, कितनी, 90,000 रुपये। ठीक है जी, अब आपने टैक्स लगाना है, इस 90,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। मान लो टैक्स लग रहा है 20%, तो 18,000 रुपये टैक्स लग जाएगा। 90,000 का 20% हो गया 18,000 रुपये।
तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ गई, 90 में से आपके 18 गए 72,000 रुपये, ये आपकी आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आप कहोगे सर हमारा ना कैश इनफ्लो हो गया 72,000 रुपये, बट ये कैश के हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो की जब हम बात करते हैं ना बेटा, यहां समझ लो, जब आप कैश फ्लो की बात करते हो तो कैश फ्लो के अंदर वही आइटम देखी जाती है कि कैश का कितना आउटफ्लो हुआ और कितना इनफ्लो हुआ, कैश कितना गया और कितना आया। अब ये जो आपने डेप्रिसिएशन घटाया है ना, यहाँ ये जो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन आपने यहाँ घटाया था, 1 लाख में से 10,000 रुपये आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया था, किस लिए? ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए और इस कम के ऊपर आपका सिर्फ 20% के हिसाब से 18,000 टैक्स लग जाए। ये तो हो गया अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात। ये 10,000 रुपये किस लिए माइनस किए थे? ताकि हमारा प्रॉफिट टैक्स कम लगे और हमारे पास अर्निंग कितनी बचे, 72,000। अब आप कहोगे सर इस एसेट से हमें 72,000 रुपये आफ्टर टैक्स मिले हैं, बट ये जो 10,000 रुपये आपने माइनस किए हैं ना यहाँ, इसमें कहीं भी कैश आउटफ्लो तो हुआ नहीं। हमें तो कैश के अकॉर्डिंग चलना है बेटा, जब भी चलना है। तो कैश आउटफ्लो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डेप्रिसिएशन में कभी भी पैसा बाहर नहीं जाता। ये डेप्रिसिएशन की जो व्यवस्था है वो बिजनेस के अंदर एसेट को दोबारा खरीदने के लिए आप इसका प्रोविजन बनाते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन बिजनेस के अंदर हर साल एसेट यूज करने से उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसके लिए आप एक प्रोविजन लगा दिया आपने कि हर साल 10% घटा देंगे, 10 साल बाद हमें जोर नहीं आएगा नए एसेट खरीदने के लिए। तो ये जो इसमें पैसा तो कहीं बाहर गया ही नहीं, तो इसलिए कैश फ्लो की कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करना पड़ेगा, ताकि हमें पता लग जाए कि इस एसेट से एक्चुअल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये 10,000 रुपये वापस ऐड कर दोगे तो 82,000 रुपये क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो डेप्रिसिएशन को हमें आपस में वापस ऐड करना है, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो ये आपकी हो गई गणना इनफ्लो की। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ ये वाली गणना कर रहे हैं कि कैश आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करना है, कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करना है, और लास्ट में जो कैश इनफ्लो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ये बच गया। ये कैश आउटफ्लो था, ये कैश इनफ्लो की गणना थी। अब आ गई लास्ट कैश, टर्मिनल कैश इनफ्लो की कैसे गणना होगी। टर्मिनल का मतलब होता है एंड के अंदर जो आप कैश इनफ्लो होगा वो कैसे होगा। तो एंड के अंदर आपको पता है कि जब स्क्रैप वैल्यू आती है आपके पास, स्क्रैप में आपकी मशीन की कुछ स्क्रैप वैल्यू है, आपकी जो मशीन है एंड के अंदर 10,000 रुपये की बिक रही है, तो फिर उससे आप गणना कर सकते हो। तो इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। मान लो आपकी एसेट जो है 20,000 रुपये की बिकी है, इसमें क्या ऐड कर देंगे, रिलीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। कि वर्किंग कैपिटल जो था उसमें जो आपके पैसे लगे हुए थे वो अब वापस आप रिलीज कर रहे हो। मतलब वर्किंग, जब आपने एसेट यूज करी थी तो एसेट को यूज करने से कुछ वर्किंग कैपिटल भी आपको चाहिए, कैश के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर, डेटर्स के अंदर कुछ पड़ा होगा। अब ये एसेट बिक रही है तो ये जो वर्किंग कैपिटल है वो भी रिलीज हो रही है, वो भी बिजनेस के अंदर वापस आप उसको कहीं और यूज कर रहे हो, वो मान लो है 2,000। तो टोटल कितनी होगी आपको इनफ्लो, 22,000 रुपये। तो इस तरह से हम इन तीनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। इसके 2-4 क्वेश्चन ही है बस, वो हम डिस्कस करेंगे। इसका थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रैक्टिकल इसमें से नहीं आएगा, इस चैप्टर में से, वो आगे टेक्निक में से आएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।